हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अमन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं भूगोल कक्षा 10वीं का जियोग्राफी एसएसटी चैप्टर पार्ट 1 संसाधन एवं विकास। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है, तो आ जाइए शुरू करते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। तो संसाधन वो होता है जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है और जिसको बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, मतलब समाज में उसका मान्य है, वो संसाधन कहलाती है। तो हमें इसके कुछ प्रकार दिए गए हैं, आज देखते हैं। हमें दिया है संसाधनों के प्रकार। इसके तो बहुत प्रकार है। हम सबसे पहले देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हैं, जैव संसाधन और जैव संसाधन। फिर हम जैव संसाधन देखते हैं। ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं एवं जिनमें जीवन है, जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, प्राणी जात आदि। जैव संसाधन ऐसे संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त हुए हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं और जिनमें जीवन है, जो लिविंग थिंग्स हैं, वो जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि मनुष्य, प्राणी जात, पेड़ पौधे एक्सेट्रा। फिर हमारा अजैव संसाधन में वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। तो अजैव संसाधन में वे सभी संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, नॉन लिविंग थिंग से बने होते हैं, जैसे अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं, खनिज इत्यादि। फिर हमारा अगला है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। जो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे वायु, जल आदि। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें भौतिक, फिजिकली, रासायनिक, केमिकली अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं से मशीनों का उपयोग करके दोबारा उपयोगी बनाया सकता है, उसको दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, रीयूज जिसका किया जा सकता है, वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि वायु, हवा, जैसे वायु हो गया, हवा हो गया, जल हो गया, पानी आदि। फिर हमारा अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इसका निर्माण एवं विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे खनिज। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें एक बार उपयोग कर लिया हमने, फिर उसका हम पुनः उपयोग में नहीं ला सकते। इसका निर्माण भी है जो है बहुत लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल, सालों, अरबों वर्षों, लाखों वर्षों में होता है, तो वे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि खनिज, पेट्रोल, कोयला। तो आ जाओ हम आगे देखते हैं। आगे हमारा स्वामित्व के आधार पर इन्हें चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है निजी स्वामित्व वाले व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। निजी स्वामित्व मतलब कि जो एक व्यक्ति या एक समूह का है, वो निजी संसाधन कहलाए जाएंगे। जैसे कि निजी स्वामित्व वाले संसाधन जो होते हैं वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि कोई घर है तो घर किसी एक व्यक्ति का है या फिर एक परिवार का है, तो वो व्यक्तिगत संसाधन हुआ। फिर हमारा वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि कोई स्कूल है या पार्क है, सरकारी स्कूल है, तो उनका उपयोग समुदाय के सभी लोग कर रहे हैं और वे सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। फिर हमारा किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। कोई भी संसाधन जो बस देश के बॉर्डर के अंदर, देश की सीमाओं के अंदर हो, भीतर मौजूद हो, वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। फिर हमारा अगला तट रेखा के 200 मील दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निगरानी में है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे तट रेखा जो होता है, समुद्री रेखा, उससे 200 मील दूर तक तो राष्ट्र का अधिकार होता है, लेकिन 200 मील दूर से अधिक जो होते हैं वो हम महासागरीय संसाधनों पर देश का अधिकार नहीं होता, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निगरानी में होता है और इसे ही अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। फिर अगला है हमारा विकास के स्तर के आधार पर। सबसे पहला हमारा वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है, वे संभावी संसाधन है कहलाते हैं। जैसे कि वे संसाधन जो किसी प्रदेश में है लेकिन विद्यमान है लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया है और भविष्य में उनका उपयोग होने का संभावना है, उसे संभावी संसाधन कहते हैं। फिर हमारा दूसरा, वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है,
विकसित संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा। फिर हमारा पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है, भंडारी संसाधन कहलाते हैं। ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध तो हैं, लेकिन अभी उनका उपयोग करने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी नहीं है, उनका टेक्नोलॉजी का अभाव है और मानव की पहुंच से बाहर है, उसे भंडारी संसाधन कहते हैं। फिर हमारा अगला है वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, संचित संसाधन कहलाते हैं। फिर वह संसाधन है जिनका तकनीकी ज्ञान तो है हमारे पास, लेकिन तभी भी उसका उपयोग अभी तक आरंभ नहीं किया गया है, तो वो संचित संसाधन कहलाते हैं। फिर हमारा दूसरा है संसाधन का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग, ताकि संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करें जिससे न केवल वर्तमान पीढ़ी हमारी आवश्यकता पूरी हो, बल्कि भावी पीढ़ी, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की भी आवश्यकताएं पूरी होती है। ऐसे उपयोग को कहते हैं हम सतत पोषणीय विकास, ऐसे विकास को कहते हैं। फिर हमारा तीसरा ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। तो ये संसाधन नियोजन कहलाता है। फिर है हमारा अगला 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया, जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण, क्षति, गरीबी और लोगों से निपटना है। 1912 में जो ब्राजील एक देश है, उसके शहर रियो डी जेनेरो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ जाता है कई बार परीक्षा में। रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया। क्या पारित किया? एजेंडा 21 पारित किया, जिसका उद्देश्य सामान्य हितों, और एजेंडा 21 जो है इसका उद्देश्य सामान्य हितों, पारंपरिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण की क्षति को और गरीबी, रोगों से निपटना है। फिर है हमारा महात्मा गांधी जो थे हमारे देश के, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। महात्मा गांधी जो थे हमारे देश के बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो है हमारे देश के पास व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, वो अपना पेटी भरते रहते हैं, घोटाला कर देते हैं सामानों में, तो ऐसे ही महात्मा गांधी ने बोला कि पेट भरने के लिए हमारे पास सब कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। फिर है हमारा भारत की भू आकृति, फिगर हमें दिया गया है। प्लेन्स जो है वो ये है, माउंटेन्स और प्लेट्यूज ये है हमारे। फिर है इंडिया वेस्टलैंड इन 2000, वाइंड इरोडेड एरिया 10%, सैलिन एंड एल्कलाइन लैंड 6%, फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया 28%, वाटर इरोडेड एरिया 56%। अब हम भूमि के कुछ उपयोग देखेंगे। भूमि भी एक हमारा बहुत बड़ा संसाधन है। भूमि के अब हम कुछ उपयोग देखेंगे। वन, जितने भी वन है वो हमारी भूमि पे है। फिर कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है वो भी। फिर है पड़ती भूमि, जो पड़ती भूमि है जिस पे अभी खेती नहीं किया जा रहा है। फिर है पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि। फिर है हमारा शुद्ध बोया गया क्षेत्र जिसमें खेती की जा रही है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। फिर हमारा है भू निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण के कारण, इसके बहुत से कारण है, 1 2 3 4 5, इसके 5 कारण है। सबसे पहला खनन जो करते हैं, खनिज के लिए जो खुदाई उदाई की जाती है वो खनन, या फिर फैक्ट्रियों में से जो धुआं निकलता है, फैक्ट्रियाँ लगा देते हैं हम, पेड़ वेड़ काट देते हैं। फिर अतिचारण, पशुओं को ज़्यादा चरा देते हैं। अति सिंचाई, ज़्यादा फसलों की सिंचाई ज़्यादा कर देते हैं। फिर औद्योगिक प्रदूषण, उद्योगों से होने वाले प्रदूषण। फिर वनों की कटाई। अब है हमारा भूमि संरक्षण के उपाय। भूमि संरक्षण के भी बहुत सारे उपाय हैं। वनारोपण, पेड़ लगाना, वनारोपण। फिर हमारा पशु चारण नियंत्रण, कम पशुओं को चराकर। रक्षक मेखला, खनन नियंत्रण। फिर हमारा औद्योगिक
परिष्करण और उद्योग से निकलने वाले जल का परिष्करण। फिर हमारा लाल एवं पीली मृदा, वन मृदा। मृदा के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। हमारा सबसे पहले लाल एवं पीली मृदा, फिर जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा। ये मृदा के 6 प्रकार है। आज हम जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ते हैं। जलोढ़ मृदा भारत के लगभग 45% क्षेत्रफल पर पाई जाती है जलोढ़ मृदा। फिर इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित होता है ये जलोढ़ मृदा। फिर हमारा रेत, सिल्ट तथा मृत्तिका के विभिन्न उपयोगी होते हैं इसमें। फिर आयु के आधार पर पुरानी जलोढ़ बांगर एवं नई जलोढ़ खादर के नाम से जाना जाता है। बहुत उपजाऊ तथा गन्ना, चावल, गेहूं आदि फसलों के लिए उपयोगी होता है। यह मृदा की विशेषताएं कई बार हमारे पेपर में पूछ दिया जाता है। तो भारत के लगभग, सबसे पहली बात जलोढ़ मृदा की, भारत के लगभग 45% भाग में पाया जाता है, क्षेत्रफल पर पाया जाता है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटास पाया जाता है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो 3 मुख्य नदियाँ, उन नदी तंत्रों द्वारा विकसित होता है ये जलोढ़ मृदा। फिर इनमें रेत, सिल्ट तथा मृत्तिका के विभिन्न आकृतियाँ पाई जाती है। फिर आयु के आधार पर भी पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ को खादर मृदा कहा जाता है। फिर हमारा जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ तथा गन्ना, चावल, गेहूं आदि फसलों के लिए उपयोगी होता है। फिर हमारा काली मृदा ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। काली मृदा का रंग काला एवं अन्य नाम रेगल मृदा है। काली मृदा जो है उसका रंग काला होता है और इसका एक और नाम है जिसे रेगल मृदा भी कहते हैं। टिटेनिफेरस मैग्नाइट एवं जीवांश की उपस्थिति होती है इसमें। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति होती है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण निर्माण होता है। आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है काली मृदा। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा का रंग काला होता है और इसे रेगल मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें टेक्नीफेरस मैग्नाइट और जीवांश उपस्थित होते हैं। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। इनमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है और इसे काली कपास मृदा भी कहा जाता है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है। फिर हमारा लाल एवं पीली मृदा। लोहे के कणों की अधिकता के कारण रंग लाल एवं कहीं कहीं पीला भी। लाल एवं पीली मृदा जो होती है उसमें लोहे के कण अधिक होते हैं और इनके कारण ही इनका रंग लाल और कहीं कहीं पे पीला होता है, लाल और पीला। अम्लीय प्रकृति की मिट्टी, ये अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। चूने के इस्तेमाल से उर्वरकता को बढ़ाया जा सकता है। इसमें अगर हम चूना डाल दें तो इसकी उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान व गारो, खासी व जयंतिया के पहाड़ों पर पाई जाती है लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली मृदा में लोहे के कणों की अधिकता के कारण रंग लाल तथा कहीं कहीं पीला है। अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है। चूने के इस्तेमाल से उर्वरकता को बढ़ाया जा सकता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान और गारो, खासी व जयंतिया के पहाड़ों पर पाई जाती है। फिर हमारा लैटराइट मृदा उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित है। भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन का परिणाम चाय व काजू के लिए उपयुक्त है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में लैटराइट मृदा पाया जाता है। लैटराइट मृदा जो है उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित है। भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन का परिणाम होता है। भारी वर्षा होता है तो इसका निस्खलन अधिक हो जाता है। चाय व काजू के लिए उपयुक्त है। चाय व काजू की खेती के लिए उपयुक्त है। ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। फिर हमारा मरुस्थलीय मृदा इसका रंग लाल व भूरा होता है। रेतीली तथा लवणीय मृदा है। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक होती है। ह्यूमस और नमी की मात्रा भी कम होती है। उचित सिंचाई प्रबंधन के द्वारा उपजाऊ बनाया जा सकता है। मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल व भूरा होता है। रेतीली तथा लवणीय होती है। इसमें रेत जो बालू होता है उसकी मात्रा अधिक होती है और लवणीय होती है, नमकीन। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक होती है। जल ज़्यादा जल्दी वाष्प हो जाता है, भाप बन जाता है। ह्यूमस और नमी की मात्रा भी कम होती है और इसमें अधिक सिंचाई का प्रयोग करके उपजाऊ बनाया जा सकता है मरुस्थलीय मृदा को। अब है हमारा वन मृदा। पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है वन मृदा। गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव होता है।
नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिल्टदार होती है। अधिशीलक तथा ह्यूमस रहित होती है। वन मृदा, वन मृदा सबसे पहले तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव होते हैं। नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिल्टदार होती है। सिल्ट की मात्रा अधिक होती है नदी घाटियों में। अधिशीलक तथा ह्यूमस रहित होती है। अधिशीलक तथा ह्यूमस की मात्रा कम होती है वन मृदा में। अब देखेंगे हम मृदा अपरदन के कारण। किन किन कारणों से मृदा अपरदन होता है। सबसे पहला है मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। सबसे पहले तो भाई हम मृदा अपरदन देख लेंगे। मृदा अपरदन फिर बहता हुआ जब मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। बहता हुआ जल जो है मृतायुक्त मृदाओं को काटते हुए मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, मृदा को अपने साथ ले जाता है, उसे अवनालिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती उसे उत्कात भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन में इसे खड्ड भूमि कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। पवन द्वारा मैदान और ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान और ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। पवन अपरदन कृषि के गलत तरीकों के कारण भी मृदा अपरदित होती है। आइए एक बार इसका रिवीजन करते हैं। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को हम मृदा अपरदन कहते हैं। बहता हुआ जल जब मृतायुक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, उन्हें अवनालिकाएं कहते हैं। अवनालिकाएं ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती उसे उत्कात भूमि कहते हैं। उत्कात भूमि चंबल बेसिन में इसे खड्ड भूमि भी कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान और ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं। कृषि के गलत तरीकों के कारण भी मृदा अपरदित हो जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट है कुछ रोचक तथ्य। भारत में सामाजिक व राजनीतिक आंदोलन के साथ ही विभिन्न पर्यावरणीय आंदोलन भी चलाए गए हैं, जैसे खेजरी आंदोलन 1700 ईस्वी में राजस्थान में चलाया गया था। चिपको आंदोलन 1973 में टिहरी गढ़वाल में चलाया गया। साइलेंट वैली आंदोलन 1978 में केरल राज्य में चलाया गया। अपिपको आंदोलन 1983 में कर्नाटक राज्य में चलाया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में गुजरात में चलाया गया था। खेजरी आंदोलन जो है 1700 ईस्वी में राजस्थान में चलाया गया था। चिपको आंदोलन पेड़ से चिपक जाते थे लोग 1973 में टिहरी के गढ़वाल जिले में चलाया गया था। साइलेंट वैली आंदोलन जो है 1978 में केरल राज्य में चलाया गया था। अपिपको आंदोलन 1983 में कर्नाटक में चलाया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में गुजरात में चलाया गया था। फिर है भारत में मृदा का वर्गीकरण। सबसे पहले फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स मृदा, जिसे हम वन मृदा कहते हैं। वन मृदा कुछ इतने भागों में पाई जाती है। वन मृदा फिर है हमारा रेड एंड येलो मृदा, लाल और पीली मृदा। ये मृदा इन क्षेत्रों में पाई जाती है, इन क्षेत्रों में, और इसमें चाय की खेती की जाती है। फिर हमारा काली मृदा। काली मृदा जो है ये इन क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसमें जिधर मैं ब्लैक कर रहा हूँ उधर। फिर है हमारा एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल जो है उसे जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है, और ये उत्तरी मैदानों में पाया जाता है, जलोढ़ मृदा। फिर है हमारा एरिड मृदा, जो गुजरात के कुछ राज्यों और राजस्थान में पाया जाता है। गुजरात के कुछ क्षेत्रों और राजस्थान में पाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा मैप हो चुका है। तो आ जाइए आगे चलते हैं। फिर हमारा एक अंक वाले प्रश्न हमने चैप्टर कर लिया है। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। एक अंक वाले प्रश्न। भारत में से निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव संसाधन है? अजैव संसाधन हमने किया था, धातुएं होती है अजैव संसाधन। प्राणी जात लिविंग थिंग है, मानव भी लिविंग थिंग है, पशु भी लिविंग थिंग है। अजैव संसाधन वो जो नॉन लिविंग चीजों से बना होता है और जिनमें प्राण नहीं होता है, वो होता है अजैव संसाधन। जैसे कि धातुओं में प्राण नहीं होता है। फिर हमारा दूसरा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? ये ब्राजील के री डी जेनेरो में हुआ था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील, जिसे री डी जेनेरो सम्मेलन भी कहा जाता है।
प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? इसका आंसर है 1992। इसका आंसर 1992 है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो है ये ब्राजील में हुआ था और 1992 ईस्वी में हुआ था। फिर है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक हैं सुमेसर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल एक निबंध है इसके, और इनके लेखक सुमेसर हैं। किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए संसाधन है, पेटी भरने के लिए? ये हमने पीछे पढ़ा, ये महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। फिर हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलोढ़ मृदा के संदर्भ में सही है? भारत के लगभग 45% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित है। और चौथा ऑप्शन सभी कथन सही है। हमने पढ़ा था जलोढ़ मृदा के बारे में, ये 45% क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें पोटास की बहुलता होती है और सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित होता है। तो इसका आंसर फोर्थ है, इसमें सभी कथन सही है। फिर हमारा 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन काली मृदा के संदर्भ में सही है? कैटनीफेरस, मैग्नेट एवं जीवांश की उपस्थिति, हाँ सही है ये। आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और एवं मैग्नीशियम की बहुलता, ये भी सही है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, हमने ये भी पढ़ा था। कपास की खेती के लिए काली मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है, इसे काली कपास मृदा भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, सभी कथन सही है। फिर हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन वन मृदा के संदर्भ में सही है? गठन के पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव, नदी घाटियों मृदा दोमट तथा सिलदार, अधिशीलक तथा ह्यूमस रहित, सभी कथन सही है। तो इसका 8th का देखते हैं। इसका आंसर है सभी कथन सही है। तो हाँ, ये जो हमने पढ़ा था अभी, वन मृदा वो गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव हो जाता है। इनके गठन में नदी घाटियों में मृदा दोमट और छिलकेदार होती है, अधिशीलक तथा ह्यूमस रहित होती है, और इसका सभी कथन सही है। फिर 9th हमारा, निम्न में से कौन सा कथन लैटराइट मृदा के संदर्भ में सही है? उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित है, ये भी सही है। भारी वर्षा से अधिक नुकसान का परिणाम है, ये भी सही है। चाय व काजू के लिए उपयुक्त है, ये भी सही है। तो इनके सभी कथन सही है, लैटराइट मृदा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मरुस्थलीय मृदा के संदर्भ में सही है? रंग लाल व भूरा, सही है। रेतीली तथा लवणीय, ये भी सही है। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक, ये भी सही है। तो इसका आंसर फोर्थ है, इस सभी कथन सही है। इसमें हमें रेखांकित शब्द को सही करके कथन को लिखिए। काली मृदा काजू की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, नहीं जी, हमने पढ़ा कि काली मृदा जो है वो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, कपास। फिर हमारे रेखांकित शब्द को सभी करके कथन को लिखिए। लैटराइट मृदा डैश की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इस लैटराइट मृदा है वो चाय और काजू, चाय व काजू, चाय व काजू के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। फिर हमारे 3 और 5 अंक वाले प्रश्न हैं। सबसे पहला, संसाधन क्या है, इनके वर्गीकरण पर एक नोट लिखिए। फिर हमारा भूमि निम्नीकरण के क्या कारण है, ये सब हमने पढ़ा है, अभी आप आंसर दे सकते हैं। भूमि संरक्षण के कुछ उपाय बताइए। हमारे पास पेट भरने के संसाधन है, पेट भरने के लिए इस कथन के आलोक में सतत पोषणीय विकास का महत्व बताइए। इसमें हम बता देंगे कि हम अगर अपना पेट ही भरेंगे तो हमारे आने वाले भविष्य की पीढ़ियों को संसाधन की कमी हो जाएगी और उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। फिर एजेंडा 21 क्या है, हमने पढ़ा कि ब्राजील में पृथ्वी का पहला सम्मेलन किया गया था रियो डी जेनेरियो में 1992 ईस्वी में, और इसका उद्देश्य था, जब देखते हैं हम एक बार, ये 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्रपति ने एजेंडा 21 पारित किया, और इसका उद्देश्य सामान्य हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण की क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना था। तो ये सब हमने पढ़ा। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, स्पष्ट कीजिए। तो हमने मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक होते हैं, पवन, जल, वायु, फिर उसके बाद पत्थर, रॉक, ये सब होते हैं। इनका आंसर हम लिख देंगे। खादर एवं बांगर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आ जाइए देखते हैं। छठा आंसर है, मृदा निर्माण में निम्नलिखित
तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेल मैंने बताया आपको, जलवायु, पेड़ पौधे, अतिचारण और वर्षा। फिर हमारा 7th खादर एवं बांगर में के अंतर। खादर जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है उनको कहा जाता है, बांगर प्राचीन जलोढ़ मृदा होती है। खादर अधिक बारीक व रेतीली होती है, बांगर कंकड़ व कैल्शियम कार्बोनेट से भरपूर होती है। खादर का बार बार नवीकरण संभव है, बांगर का बार बार नवीकरण नहीं हो सकता। खादर नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़ निर्मित मैदानों में पाई जाती है और बांगर नदी के दूर दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाती है। फिर हमारा 8th क्वेश्चन, उन पर्यावरण समस्याओं का वर्णन कीजिए जो संसाधनों के अति उपयोग में सामने आ सकती है। संसाधन के अति उपयोग में निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। मृदा अपरदन, वैश्विक तापन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण, जैव विविधता का अभाव इत्यादि। फिर हमारा भारत में पाई जाने वाली मृदा के प्रकारों का एक नोट लिखिए, हमने पीछे किया है, आप चाहे तो इसमें से भी लिख सकते हैं। फिर हमारा भारत में पाए जाने वाले संसाधनों का वर्णन कीजिए। तो भारत में कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। फिर हमें कुछ अभ्यास प्रश्न भी दिया हुआ है, ये आपके लिए होमवर्क है, अभ्यास प्रश्न। इसको अपनी रफ नोटबुक में करेंगे। नवीकरणीय व अनवीकरणीय संसाधनों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। काली मृदा की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत जैसे देश में संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग के लिए योजना एक व्यापक रूप से स्वीकृत रणनीति है, कथन की व्याख्या कीजिए। पर्यावरण क्षति से होने वाला नुकसान कभी भी राज्य एवं राष्ट्रीय सीमाओं का ध्यान नहीं रखते, कथन की व्याख्या कीजिए। भू संरक्षण की समस्या को हल करने के लिए उपाय बताइए। ये सब आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क HW। तो इसी के साथ हमारा कक्षा SST का भूगोल कक्षा 10वीं का पाठ एक संसाधन एवं विकास कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करें और पूरी वीडियो जरूर देखें, और तब तक की और सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।